गंभीर विषय पर आज अपनी बात रखने का मौका दिया है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविज़न पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहाँ पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हज़ारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेज आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियां सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश पटेल जी। सर माइक। माननीय महोदय जी, हमारे प्रदेश के प्रशासक द्वारा महाभयानक परंपरा शुरू कराई जा रही है। सारे सर्किट हाउस प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जा रहे हैं। पहले सरकारी फंडों से करोड़ों करोड़ रुपए के अति लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं। जैसे ही सरकारी पैसे पे वो प्रोजेक्ट बन जाते हैं, वैसे ही वो निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली स्थित एक मात्र सरकारी भवन भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। महोदय, अब हमारे प्रदेश में कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। जानते हैं वो किस पर? हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान पर। हमारे प्रदेश के लोगों को इस प्रशासक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिंदा लोगों का तो सुख चैन छीन ही लिया था, अब मरे हुए लोगों का भी चैन से कब्र में और शमशान में भी चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सरकार ने क्यों हमारे प्रशासक को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे? कम से कम शमशान और कब्रिस्तान को तो छोड़ दिया जाए। और जब हमारे प्रशासक को सरकारी प्रोजेक्ट बनाकर निजी हाथ में सौंपकर एक प्रकार से बेच ही देना है, तो प्रशासन शमशान और कब्रिस्तान में कन्वेंशन सेंटर बनाकर यूं कहे कि शमशान भूमि और कब्रिस्तान को भी बेच देंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान ले और हमारे प्रदेश के लोगों का और हक और अधिकार की रक्षा करे, कब्रिस्तान और शमशान भूमि की रक्षा करे और सरकारी निवासों को भी सरकारी रहने दिया जाए। क्योंकि आज सरकारी निवास के लिए हमारा दमन और दीव में 700 किलोमीटर की दूरी है महोदय जी, और जब एक दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आवास के लिए वो तरसते हैं। 500 रुपया का रूम आज 8,000 से 12,000 हो गया है। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सर्किट हाउसों को हमारे लोगों के लिए रखा जाए और हमारे शमशान भूमि और कब्रिस्तान की रक्षा की जाए। धन्यवाद। आदरणीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से देश के शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो भारत देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT, अभी राज्यों में इनको खोला जाना है, लेकिन इसके साथ एक पॉलिसी बना दी कि दूसरा एक राज्य में दूसरा नहीं खुल सकता, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरा भी खुला हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर में IIT है, लेकिन वहाँ से 700 किलोमीटर दूर मेरा क्षेत्र है, बिंद का क्षेत्र है, जो सतना औद्योगिक जिला है, वहाँ पर भी IIT एक संस्थान खोला जाए। अगर IIT संस्थान नहीं खुल सकता तो कम से कम कैंपस तो खोला जा सकता है, ऐसा मैं शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ। थैंक यू। श्री सुरेश कुमार सेठकर जी। सुरेश कुमार जी, नहीं आप सुरेश कुमार जी सेठकर। अच्छा उधर। Honorable Speaker, sir, thanking giving me the opportunity. The Dhobi caste is also called Rajaka. Chakali is in the scheduled caste list in 70 states, who are obtaining the reservation facilities. On the other side, 11 states, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Goa. These states, Dhobi's caste in OBC list, deprived of the SC reservation facilities. All these people, social status is similar. Equal, people get equal facilities. They are representing the
matter before the state and union government, but nothing is materialized. Every time the social justice minister replied to initiate the issue from the state government concerned, if any report they send that, also return to the same name of modalities, etc. I request the government of India take up the issue directly and do justice for the uniform SC status to Dhobi people in entire India. It also brought to your notice that the profession itself amount to untouchability. They are extending services to the society from birth to death. Thank you. Thank you. श्रीमती शताब्दी राय जी। আমি আমার বীরভূম কনস্টিটিউয়েন্সির কিছু পোস্ট অফিস নিয়ে কথা বলতে চাই, মারগ্রাম এবং আরও কিছু। আমি জানি যে আজকে ইমেল এবং ফ্যাক্স এবং হোয়াটসঅ্যাপের যুগে চিঠির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু চিঠি ছাড়াও পোস্ট অফিসের অনেক কাজ আছে যা আমাদের সমষ্টিগত মানুষের প্রয়োজনে হয়। আমার ওখানে কিছু পোস্ট অফিস আছে যেগুলো ভগ্নদশা অবস্থা, ভূতের মতন অবস্থা, যেখানে রেনোভেশনের জন্য বললে মিনিস্ট্রি থেকে বলা হচ্ছে এমপি ল্যাড থেকে করে দেওয়ার জন্যে। আপনি ভালো করে জানেন যে এমপি ল্যাড মাত্র 5 কোটি টাকা, যাতে বাংলায় বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কিছুই করা যায় না। তারপরে যদি পোস্ট অফিস যা যা রেকমেন্ডেশন আমাদের তরফ থেকে, এমপিদের তরফ থেকে মিনিস্টারের কাছে যায়, সেগুলো যদি আমাদেরকেও চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাই আমার অনুরোধ যে মন্ত্রিত্ব, যে দপ্তরে যে যে কাজগুলো আছে তারা যদি সঠিকভাবে পালন করে তাহলে আমাদের এই 5 কোটি টাকা দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি, কিংবা এমপি ল্যাড বাড়িয়ে দেওয়া হোক, আমরা সব কাজ করে দেবো। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। श्री राजकुमार सांगवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माइक एमपीएलएडी के बारे में होगा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र बागपत से गुजरने वाली जो हिंडन नदी और कृष्णा नदी और साथ में ही मेरठ से काली नदी, उनका इतना दूषित पानी है कि जो उसके आसपास के गांव हैं उनके जहरीले पानी से आसपास के गांवों का जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया है, और दूषित पानी के कारण वहाँ के निवासियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। उन नदियों का मुझे खूब अच्छी तरह ध्यान है। पहले उन नदियों का पानी इतना स्वच्छ रहता था जल कि लोग बाग अपना जिस समय पर्व होते थे उसके किनारे अपने मेले लगाते थे, उसमें स्नान करते थे, और अगर कोई सिक्का उसमें गिर गया तो वो पानी में साफ नजर आता था, उसको निकाल लेते थे। लेकिन आज बहुत दूषित पानी है, ना उनकी सफाई का इंतजाम है, ना कोई दूसरा उसमें काम है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि जो नदियों के किनारे, जो नदियों के जल को दूषित करने वाले शुगर मिल या इंडस्ट्री जैसी जो उद्योग हैं, जो पानी को दूषित कर रहे हैं, जिस कारण लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन फैक्ट्रियों पर, उन उद्योगों पर उनको दंडित किया जाए। और सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि परियोजना बनाकर उन नदियों के दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए नदियों का सफाई का अभियान शुरू किया जाए ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। धन्यवाद। ई तुकाराम जी। ई तुकाराम जी। Thank you for giving me the opportunity to raise the important matter during 0 hours. Subject regarding due to the state under Manara scheme. I wish to draw the attention of the House to the total outstanding of due owned by the central government to various states under the Mahatma Narendra scheme. As per the response of the provided by the Ministry of Rural Development in the Lok Sabha, Adhyakshiji, total 14,603.94 crores is remain. Pending dues as on 22nd July 2025. Under the both wage and material components, Karnataka state alone has outstanding amount of 374.80 crores. Mananarega is a flagship welfare scheme of the Government of India aimed at ensuring employment and livelihood of security to the rural villages people. The delay of dispense of these funds severely hamper of effective implementation of the schemes and asset increase the development of works. I am requesting the ministry to clarify and when the spending is due to be released to the states. I request you to immediately step taken into the clear the all the disbursement of Narega scheme program dues. Thank you very much. श्रीमती लता वांगखड़े जी।
धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। आज इस प्रतिष्ठित सदन में मैं अपने क्षेत्र के एक ऐतिहासिक लोक महत्व के मुद्दे को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं सभापति जी महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विमानन मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि सागर में एक आधुनिक हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल की स्थापना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। सागर मध्य भारत का हृदय, एक संभागीय मुख्यालय और स्मार्ट सिटी है जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मध्य भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो लॉजिस्टिक हब बनने की अपार संभावनाएं रखता है। सागर में बीना रिफाइनरी में माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं, जिन्होंने 50,000 करोड़ की हमारी बीना रिफाइनरी को विस्तार देने का सराहनीय कार्य किया है और जिसका शुभारंभ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, जो क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ला रहा है। इससे न केवल उद्योगों का विकास हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, सागर में सैन्य इकाइयां और कंटोनमेंट बोर्ड की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। साथ ही रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और अन्य विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सागर को पर्यटन का चमकता सितारा बनाते हैं। यहाँ का केंद्रीय स्थान देश के हर कोने को जोड़ने में सक्षम है। हवाई अड्डा और कार्गो टर्मिनल न केवल सागर बल्कि पूरे मध्य भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार बनेगा। एक सेकंड माननीय सभापति महोदय जी, इस परियोजना से लॉजिस्टिक क्षेत्र में हजारों रोजगार, पर्यटन में वृद्धि और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। मैं माननीय किंजरापू राम मोहन नायडू जी से निवेदन करती हूं कि इस मांग को प्राथमिकता देते हुए सागर के सुनहरे भविष्य को साकार करें। सागर की जनता की आकांक्षाएं और मध्य भारत का गौरव आपकी इस पहल से नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 13 करोड़ में लगभग 3 करोड़ लोग अपने परिवार को पालने के लिए अलग अलग राज्यों में खट रहे हैं सर। मेरे इलाके का चूँकि बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ की बोली बंगाली से मिलती है। आज हरियाणा में, उत्तर बिहार में, उत्तर हिंदुस्तान में उन लोग को तंग किया जा रहा है। Bengali speaking people from Bengal, Assam and Kishanganj, Simachal and Bihar are being harassed and वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड देने पे भी उनको बोला जाता है ये फ्रॉड कार्ड है। मेरी आपसे आपके